सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज प्रोग्राम में बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर। साथ ही में भारतीय जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के इंटरनल सिचुएशन का एक तंकीदी जायजा लेंगे। और जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त तमाम लोगों के जहन में है कि अफगानिस्तान का क्या बनेगा। अब 2 महीने होने चले हैं अमेरिकन विड्रॉल को, और उसके बाद दिन ब दिन जो भी खबर अफगानिस्तान से आ रही है वो बेहद मायूस कुन है। तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से हमारे खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी साहब ने। आप फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रहे हैं आईएसआई के। सर, आपके वक्त का शुक्रिया और आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। भारत से हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल बीके शर्मा साहब ने। आप डायरेक्टर हैं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के। आपका भी प्रोग्राम में स्वागत है। शुक्रिया अरविंद। जनरल साहब, इससे पहले कि हम भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर कोई बात करें या अफगानिस्तान पर बात करें, इन दिनों T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम प्रोग्राम का आगाज उसी से करें। हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान एक बहुत ही अच्छा मैच रहा, वन साइडेड मैच रहा, और पहली बार किसी आईसीसी के वर्ल्ड कप इवेंट में पाकिस्तान ने भारत को हराया। बड़ी खुशी हुई जब मैच के खत्म होने के बाद हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने एक दूसरे से जिस तरह से वो मिले, उनके अंदर जो गर्मजोशी दिखाई दी, वो बेहद रिलैक्स थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे को खेल के बारे में टिप्स दे रहे थे। और उसे देखकर हमारे जैसे जो अमन पसंद लोग हैं उनके दिलों में भी एक उम्मीद की रोशनी पैदा हुई। लेकिन वो रोशनी ज्यादा देर तक ना रही, और अंधेरे के जो काले साए हैं उन्होंने हमें फिर से घेर लिया, जिस तरह के सियासी बयानात पाकिस्तान की तरफ से दिए गए। मैं बात कर रहा हूं इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि ये आलम इस्लाम की जीत है और हिंदुस्तान के मुसलमानों के जज्बात, बाशमूल पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात हमारे साथ हैं। और उन्होंने कहा कि हमारा यही फाइनल था और हम जीत गए हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि अब हमें देखने की जरूरत नहीं है। फिर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम पर यह कहा कि भारत के साथ इस वक्त अमन की बात नहीं हो सकती, खास तौर से जिस तरह की थ्रेशिंग हमने हमारी टीम ने अभी भारत को दी है। तो वो सारे जो बयानात हैं मेरे जैसे न जाने कितने लोगों ने इस वक्त सुने, और सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। आप इन दोनों हजरात की स्टेटमेंट्स को किस तरह से देखते हैं? अगर मैंने कभी लोगों की स्टेटमेंट के बेस पर अपनी अगर मैंने बनानी हो इन्वेस्टमेंट, फिर तो मेरा तो कोई फायदा नहीं है। आप लोगों की बात सुने और उसके ऊपर बना लें। जो वहाँ पर मैच में हुआ जिसका आपने जिक्र किया, वो भी मेरे लिए बिल्कुल कोई हैरान कुन बात भी नहीं है, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके पास तो एक ख़ास स्पिरिट होती है। और ख़ास तौर पर पिछले कई साल से मैं देख रहा हूँ कि ये जो आपके क्रिकेट के लोग हैं उनका जज्बा और है। तो जिस तरीके से आप ये उसको देखकर कुछ बना लेते हैं या शेख साहब की बात सुनकर हो जाते हैं, यहाँ पर भी बाज़ लोग होते हैं जो कि ये देखते हैं कि जी इसका असर हिंदुस्तान के अवाम पर क्या पड़ा। और फिर वहाँ पर जब इस तरह की खबरें आ जाएं कि अभी आजकल कुछ उन्होंने मुसलमानों की पिटाई शुरू कर दी, या वो जो एक था हमारा मुसलमान आपका एक प्लेयर है, शामी नाम है शायद उसका जी, तो उसको कोई लोगों ने शुरू कर दिया, उसके ऊपर अगर बन के बैठ जाए फिर तो कोई फ़ायदा नहीं बनता। इसीलिए हम लोग तो यही सोचते हैं कि इस पूरी एनवायरनमेंट में क्रिकेट भी होगा, लोगों के अपने जो होंगे जज्बात वो भी देखे जाएंगे। जो बात सियासतदान है जिनके मुतल्लिक मेरा तो ख्याल है कि अगर वो मुंह बंद रखें तो बेहतर होता है, वो भी बोलते रहेंगे। तो देखना यही होता है कि बड़ी इन्वायरमेंट में कैसा चल रहा है काम, क्रिकेट या ना क्रिकेट। क्रिकेट के बावजूद अगर कोई चीज़ नहीं होनी तो वो अभी नहीं होगी। कुछ अरसे के लिए आप भी खुश हो जाएंगे, हम भी अपनी कि जी बहुत अच्छी ज़बरदस्त जीत हो गई, इसके ऊपर थोड़ी सी तालियां बजा लेंगे। लेकिन वो जो सी है ना असल वो बात वो तो नहीं बनेगी ना इस तरीके। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
मोहम्मद शमी के साथ भी भारत में जिस तरह से उनको ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पे, बेहद अफ़सोसनाक वाक़या है, वो भी पेश आया। उसकी जितनी मज़म्मत की जाए, मैं समझता हूँ उतनी कम है। लेकिन आम लोगों में इस वक़्त एक नफ़रत का माहौल है, जो कि मेरे ख़्याल से अभी से बिल्डअप नहीं हुआ है, इसको 74 साल लगे हैं, हमें यहाँ तक पहुँचने में। आम लोगों की जो स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम नज़रअंदाज़ कर सकते हैं। हमारे मुआशरे में मीडिया ने जो किरदार अदा किया है, तो फिर नफ़रत ही हमें मिलेगी। लेकिन जो सियासतदान हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनसे ये तवक्को नहीं रखी जाती, वो इस किस्म के बयान दें। जनरल शर्मा साहब, आई एम श्योर आपने भी उन बयानों को सुना होगा। भारत में उसका क्या रिएक्शन है? अरविंद, ऐसे है कि भारत में जो यहाँ का रिएक्शन है उसको आप एक ब्रश के साथ पेंट नहीं कर सकते। या अलग किस्म के अनासर हैं जो उसको अलग तरीके से देखते हैं, और इस किस्म की जो चीजें हैं उनको मेरे ख्याल में ज्यादा हमें हवा नहीं देनी चाहिए। बिकॉज अगर हम इस चीज के अंदर पढ़ते रहें तो फिर हम वही टॉक्सिसिटी को अपने रिलेशंस में रीइंफोर्स करते जाएंगे, ना कि जो पॉजिटिव स्ट्रोक्स उसको चाहिए। मैं आम आदमियों ने क्या बोला, वो जो आपके शेख रशीद साहब हैं उनके स्टेटमेंट में पढ़ता रहता हूँ। वो बाज दफा वो ऑफ द कफ काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, तो मैं उनको एक कोई बहुत सीरियस सियासतदान नहीं समझता, एक स्टेट्समैन नहीं समझता, तो इसलिए मैं ज्यादा भाव उनके स्टेट्समैन को नहीं दूंगा। मुझे अफसोस ये है कि जब इमरान खान साहब इसके ऊपर कमेंट कर रहे थे तो उन्होंने अपनी टीम की जो हौसला अफजाई की वो हर प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ उसको एक कैवियट लगा के ये बोलना कि इस वक्त माहौल ठीक नहीं है इन द लाइट ऑफ दैट डिफीट विच हैज बीन डिश्ड आउट टू इंडिया, कि हमारे रिलेशन, आप इसको इतने तंग दायरे से अगर देखें तो आगे हमारे हालात कैसे ठीक हो सकते हैं। तो एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री अगर पूरी क्रिकेट टीम की लॉस या विक्ट्री को एक क्रिटिकल फैक्टर लेके आगे इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशन पे चलता है, then it's a worrisome thing. It requires to be debated and to be discussed. And एक नैरेटिव बिल्डअप करना चाहिए कि क्या इस किस्म के एटीट्यूड के साथ, इस किस्म के गाली गलौज के साथ, वो आप अपनी तकरीरों में करते हैं या यूएन में कर सकते हैं, या एक बिल्कुल बॉटम लाइन रख के कि जी ओनली अनसेटल्ड इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज कश्मीर, बाकी तो कोई इशू ही नहीं है। तो जब आप अपनी इस किस्म की रेड लाइन जो हैं एक टॉप लीडरशिप की तरफ से आती है तो फिर तो कोई स्पेस ही नहीं रही आगे बढ़ने की। छोटे मोटे लोग मिनिस्टर इधर उधर बात कर लें, स्पोक्समैन बात कर लें, तो स्पेस फिर भी रहती है, लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उसने कोई स्पेस छोड़ी ही नहीं। ट्रू। हम भारत और पाकिस्तान के ऊपर आगे प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे सामने जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो है अफगानिस्तान के हालात, जो कि बेहद गंभीर हैं। 2 महीने हो चले हैं, जैसा मैंने पहले कहा, अमेरिकन विड्रॉल को, और उसके बाद आज अफगानिस्तान में इकोनॉमिक कंसर्न है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं, लोग भूख के कारण अपने बच्चों को बेचने पर आ गए हैं, और उसके साथ साथ सिक्योरिटी के रिस्क दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं दुरानी साहब आपकी तरफ आता हूं और आपसे ये जानना चाहूंगा सर, आपकी क्या असेसमेंट है अफगानिस्तान की पूरी सिचुएशन को लेके? आज वहां के हालात बेहद गंभीर दिखाई पड़ते हैं। ये सब उस चीज पर इन्हिसार करता है कि आप कौन सी बात सुन रहे हैं, किसकी बात पर आपका ज्यादा तवज्जो है। मैंने अच्छी खबरें भी सुन ली हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के यहाँ पर वो जो रेफ्यूजी कमिश्नर थे उन्होंने कहा सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर हो गई। यूनामा के एक बहुत पुराने लोग वहाँ पर कोई 2-3-4 दिन गुजार के आए, उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि जी कई चीज़ें बेहतर हैं, कई चीज़ों का मतलब है। लेकिन इन सब स्टेटमेंट्स के ऊपर या इस तरह की खबरों के ऊपर अगर इन्हिसार करके आप अपना नतीजा निकालेंगे फिर वो बनेगा नहीं। जैसे पहले भी मैं कह चुका हूँ, इतना अरसा 20 साल से उस मुल्क में लड़ाई हो रही थी, कई किस्म की खराबियां पैदा हुई। एक ग्रुप है जिसने अब जद्दोजहद करके बाद दुनिया का जो सबसे ताकतवर अलायंस था उसको तो वहां से निकाल दिया, उसको नाकामी दे दी। वो एक चीज है। अभी उसके बाद सारा मलबा समेटने के लिए कितना अरसा चाहिए,
3 महीने के करीब होने लगा, इतना चाहिए या कुछ ज़्यादा चाहिए। और उनके हालात देखते हुए कोई ये नहीं कह सकता कि इस वक्त वो बड़े अच्छे पोजीशन में हैं, उनको है मसला, और उनको मसाइल जो उनसे सिर्फ अंदरूनी भी नहीं है, उनको बाज़ ऐसे भी हैं जिनका बाहर के मुल्कों से भी ताल्लुक है। तो अगर मैं उनको उस कर्व पर देखूं जिस पर वो 15-20 साल से तालिबान काम कर रहे थे, इतने अरसे में उन्होंने क्या क्या काम किया, सिर्फ फौजी मैदान में ही नहीं उनकी परफॉर्मेंस देखनी, उन्होंने जिस इलाके के अंदर भी उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कायम की, लोकल गवर्नमेंट कायम की, वहाँ पर उनको कुछ ना कुछ तो पजीराई मिली होगी कि लोगों ने सब कुछ छोड़ के उनके ऊपर न सिर्फ उनके ऊपर इन्हिसार किया बल्कि उनकी मदद की, और 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने मुल्क के अंदर काबू कर लिया। डिप्लोमेसी जहाँ तक उनकी उस जमाने में रही है, और अभी भी मुझे नज़र नहीं आता कि उन्होंने डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कोई उनकी ज़्यादा कोई मुझे ऐसी कोई नुकसानदेह चीज़ लगती है। आपने पॉलिटिशियंस की बात करते हैं कि उनकी क्या स्टेटमेंट है, मैं देखता हूँ कि उनके जो से है, जो कि नातजुर्बाकार किस्म के जो लोग हैं, जो कि हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं, वो कितनी नपी तुली बात करते हैं। अमेरिका के मुतालिक भी उन्होंने कोई यहाँ पर जहर नहीं घोला, हिंदुस्तान के साथ उन्होंने बिल्कुल ताल्लुकात रखे, और बल्कि बड़े खुश होंगे अगर आप भी वहाँ पर उनको रेसिप्रोकेट कर सकें। ये सब वो चीज़ें हैं जिनको आप पॉजिटिव भी देख सकते हैं, और जहाँ तक आपको दूसरी चीज़ का नज़र आता है कि जी क्या वहाँ मसाइल है, ज़रूर है। एक बहुत बड़ा मसला जो इस वक्त उनको अंदर नज़र आ रहा है, वो तो दाइश का है ना। अभी दाइश के मुतल्लिक कि कैसे बनी, क्या एजेंडा है, उसके मुतल्लिक बात करने के लिए मुझे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इन सब कुछ चीज़ों को देखते हुए उन लोगों को इतना भी अगर हम मार्जिन ना दें, कभी अभी तो 2-3 महीने हुए हैं इन सारी चीज़ के बाद, अब देखते आइंदा कितना वो कर सकते हैं, और कितना जो उनसे खास तौर पर जो हमसाए मुल्क हैं, हिंदुस्तान की बात तो जरूर करेंगे जल साहब, लेकिन पाकिस्तान, ईरान, चीन, रशिया, ये किस तरीके से उनकी मदद करते हैं इस मौके पर, उस पर भी काफी इन्हिसार होना होगा। जी, अभी 4 रोज पहले मुल्ला बरादर की मुलाकात हुई चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से दोहा में, जहां चाइना ने उन्हें $1 मिलियन की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने का वादा किया है। और हम देख रहे हैं कि इन दिनों, जैसा आपने भी फरमाया, कि दाइश के अटैक्स वहां पे बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले कुछ वक्त में 2 वीक्स लगातार शिया मॉस्क के अंदर ब्लास्ट हुए, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। तो हाउ सीरियस इज द थ्रेट फ्रॉम दाइश व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान? कि दाइश का जो जो सबसे बड़ा जो है, ये नहीं है कि उनके पास ताकत बहुत है, लेकिन उनके पास एक ब्लैकमेलिंग जो है ना वो कर सकते हैं। और ये सबसे इनको जो इस वक्त तालिबान को अंदर का जो फिक्र है वो यही है, उनके पास तालिबान को एक किस्म की मोनोलिथ तो नहीं है, उनके अंदर हार्ड लाइनर्स है, उनके अंदर अमन पसंद है, जो बातचीत करने के ऊपर थे, कुछ थे जो कि कहते थे कि हमने कभी नहीं करनी। तो वो जो हार्ड लाइनर्स हैं, उन्होंने काफ़ी अरसे से ये जो तालिबान की लीडरशिप है उसको ब्लैकमेल भी कर रहे थे कि अगर आपने कुछ सुलह की बात की, अमन की, या इन लोगों के साथ अपने समझौते की बात की, तो हम तो दाइश के साथ मिल जाए। एक ये जो सा था ना, उनको अपने तालिबान को अपने रैंक्स में जो है ना इत्तेहाद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। इसका मंबा क्या है, ये एक बहुत लंबी बहस हो जाएगी, वो शायद इस यहाँ पर प्रोग्राम में फिट होती है या नहीं होती, कहाँ से शुरू हुई, कैसे पहुंची, क्या कर रहे हैं, इनका आगे का एजेंडा क्या है, खुरासान है, अल हिंद है, क्या है, उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन इस वक्त एक उनको एक फैक्टर जरूर है जिसका उनको ख्याल रखना है, एलिमिनेट भी करना है, और इनके अलावा उनके साथ कोई लड़ाई कर भी नहीं सकता तालिबान के अलावा, सिर्फ यही है जो कि इनको। जी, लेकिन इसके ऊपर आपसे एक छोटा सा सवाल और है कि पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा अफगानिस्तान की जो करंट सिक्योरिटी सिचुएशन है उसका? जी देखिए, पाकिस्तान के ऊपर असर जो है ना, ये ना कहना कि जी बिल्कुल नहीं पड़ेगा, वो तो ठीक नहीं है। असर तो होगा, जो स्पिल ओवर है वो तो होता है, लेकिन उसको संभालना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, ये कहना कि जी अभी वहाँ पर इस सिक्योरिटी से इतना हमारे ऊपर जो है इतना फर्क पड़ गया या इतना हमें वल्नरेबल हो गए, ये बिल्कुल गलत बात है। 20 साल में
ज्यादा हमारे ऊपर असर पड़ता था जब अमेरिकन यहाँ थे, जब वो इस तरह की लड़ाई हो रही थी। उस वक्त भी संभाल लिया किसी ना किसी तरीके से, सारे प्रेशर भी बर्दाश्त कर लिए। उसके बावजूद कि हमारे पास था इतना ज्यादा जोर था, के बावजूद हमने तो अपनी लाइन पर कायम रहे। अभी अगर कुछ होता है तो अफगान तालिबान तो इधर नहीं आएंगे कुछ करने के लिए, उनका तो तरीका ही नहीं है यहाँ पर आने का। हमारे अपने लोग अगर ये देखते हुए कि जी स्टेट हमें वो वाला उस तरह की डिलीवरेंस नहीं कर रही जितनी की करनी थी, और तालिबान को देखते हुए कितना वो कामयाब रहे, तो यहाँ पर अगर कुछ लोग मोटिवेट हो जाए उस बात पर कि जी हम भी उसी तरह की मूवमेंट करेंगे, तो वो एक इंटरनल डेवलपमेंट होगी। और उसका वजह होगी ये कि किस तरीके की हम हुकूमत चला रहे हैं। और उसके अंदर तो किसी को कोई शक नहीं है कि कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिससे कि लोगों को बड़ा हौसला हो कि जी ये लोग अपना संभाल लेंगे। आप तो स्टेटमेंट की बात है, स्टेटमेंट तो बड़ी है। जब आप कहते हैं ना कि ये इमरान खान की स्टेटमेंट की वजह से मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, मैं कहता हूँ इसकी भी कोई जरूरत नहीं होती। आखिर आपके प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज्यादा तजर्बा है इन चीजों के बारे में, वो बहुत पुराने हैं, वो सियासी खिलाड़ी हैं। उनकी स्टेटमेंट भी जब सुनते हैं तो कोई अमन पसंद लोग यहाँ के जो हैं उनके में कोई हौसला तो नहीं पैदा होता। तो ये सारी चीजें देखते हुए आप इनको, अगर आप फिलहाल पाकिस्तान के ऊपर जो असर है उसको आप इस नुक्ता नजर से देखिए कि उसका संभालना हमारा काम है, अफगान तालिबान का काम नहीं है। जनरल शर्मा, मैं आपकी तरफ आता हूं। भारत में इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल को किस तरह से देखा जा रहा है? आपकी असेसमेंट क्या कहती है? वहां पे किस तरह के चैलेंजेस आज तालिबान को दरपेश हैं? सबसे पहली बात यह है कि जब तालिबान पावर में आए, मैं उस वजूहात के अंदर नहीं जाना चाहता। अब वो पावर के अंदर हैं तो उनको एक स्टेट को रन करना है, ठीक है। जो स्टेट एक इंटरनेशनल सिस्टम का एक हिस्सा है, आप एक आइलैंड में नहीं रह रहे। तो उसमें जो जितनी भी कंट्रीज थी उसमें पाकिस्तान शामिल है, उनकी एक त्वक्को जो उनसे लेके थी वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की थी। लेकिन वो तो हुआ नहीं, क्योंकि आपने 58% पॉपुलेशन जो है पश्तून, तो 42 एंड पश्तून में भी कई सारे ग्रुप्स हैं जो तालिबान को नहीं सपोर्ट करते। आपने 58 प्लस 60 ऊपर पॉपुलेशन को आपने एलिनेट कर दिया, तो आगे कंट्री कैसे चलेगा? सेकंड इशू जो यह है कि जो इंटरनेशनल फेस आपके थे, जैसे मुल्ला ब्रदर थे, तनकजाई थे, जिनको तजर्बा था इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात करने का, आपने उनको साइडलाइन कर दिया, ठीक है। तो उससे उनकी और उनके ऊपर लिमिटेशंस पड़ गई। तीसरी चीज है कि मैं ज्यादा दाइश को लेके परेशान नहीं हूं। दाइश एक बहुत ज्यादा इरिटेंट हो सकता है, बट it cannot lead to the collapse of Afghanistan as a state. उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है वो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इकोनॉमिक कोलैप्स। आप देखें जितनी भी आप वर्ल्ड बैंक या जो भी स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बिकॉज उनको 8.5 बिलियन डॉलर जो है सालाना नॉर्मल हालात में गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसा चाहिए था, वो पैसा नहीं अब आ रहा। दूसरी चीज, उनके जो तकरीबन 9 मिलियन डॉलर्स हैं जो इमीडिएटली उनको अवेलेबल होने चाहिए, उनको भी फ्रीज कर दिया अमेरिका ने। तीसरी चीज जो है, जितनी भी अगर उन्होंने 2 या 3 बिलियन यूरो यूरोपियन यूनियन ने उनको दिए, या 31 मिलियन चाइनीज ने दिए, या अमेरिकन ने कुछ पैसा दिया, वो भी तालिबान के हाथ में नहीं आ रहा, बिकॉज उनको कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं है। अब लोग ये सोच रहे हैं किस तरीके से वो पैसा फनल किया जाए ताकि जो वहां पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वो दी जाए। दिस इज द बिगेस्ट डायलेमा। अब वहां पे प्रॉब्लम क्या है इस वक्त, अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो आने वाले कुछ माह के अंदर जो 97% ऑफ अफगानिस्तान पॉपुलेशन है उनकी इनकम $2 से कम हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले 55% था, अब सोचिए एवरीबडी इज अनएम्प्लॉयड देयर। मई से लेके कहा किसी को सैलरी नहीं दी है, पूरा आपका हेल्थ सिस्टम वहां पे कोलैप्स हो गया है। तो मेरी वरी सिक्योरिटी को लेके नहीं है अफगानिस्तान के हवाले से, मेरी वरी जो है एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर
जो वहां के अगर लोग ही नहीं बचे तो अपने स्टेट का क्या करना है? तो ये इशू जो है, और इसको मेरे ख्याल में तालिबान को समझना चाहिए। पाकिस्तान का जितना भी असर रसूख उनके ऊपर है, उनके बिहेवियर को थोड़ा मॉडरेट करें, थोड़ी इंक्लूसिवनेस ले आए, कुछ मैकेनिज्म क्रिएट करें जिससे जो फॉरेन एड फंड हो और जो लोगों की रोजमर्रा की जो परेशानियां वो दूर हो। उसके बाद अंदर उन्होंने रीस्ट्रक्चर कैसे करना है, किस तरीके से रीफैशन करना है, इमारात को बनाना है, एक हाइब्रिड सिस्टम बनाना, ये तो बाद वाली बात है। तो पहले मेरा फोकस पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी का इसके ऊपर, जहां तक भारत है जो हमारे गिले शिकवे हैं उनको हम एक तरफ छोड़ते हैं। इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर ने G20 में भी और हर फोरम में ये बोला कि हम एड देने के लिए तैयार हैं। अगर हम पाकिस्तान के थ्रू वो एड दे सकते हैं, वेल एंड गुड, या हम अंडर द एजेस ऑफ UN देते हैं। तो इंडिया को भी पूरा फोकस इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के ऊपर डालना चाहिए, ना कि जीरो सम गेम के ऊपर। और उसमें इस वक्त एक स्कोप है इंडिया और पाकिस्तान को शाना बशाना आगे आके कि बाद वाले मसले हमारे बाद में हम सॉल्व करेंगे, पहले लोग वहां जिंदा तो रहें। तो मेरा पूरा फोकस इस चीज के ऊपर है। ट्रू। जनरल दुरानी साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाह रहा हूं कि ह्यूमैनिटेरियन एड तो मैं मानता हूं कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन आप देखिए किस पेस पर लोग उस पर चल रहे हैं। अमेरिका का देख लिया, उन्होंने तो उनके पैसे भी बंद कर दिए। अभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जी कोई अच्छा कोई और हमें रास्ता दिखाएगा तो हम देंगे। जिन लोगों ने ह्यूमैनिटेरियन एड दे वो तो दे रहे हैं, शुरू कर दिया। चीन ने, पाकिस्तान ने, UAE ने, कतर ने, और इस तरह के कुछ लोगों ने शुरू कर दिया। हिंदुस्तान वाले अगर अभी तक यही सोच रहे हैं कि हमने देनी है, कमिटमेंट करनी है, लेकिन अभी इंतज़ार करना है, तो फिर आपको इसके मुताल्लिक कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो भी अपना रिलेशनशिप आपके साथ वैसा ही रखेंगे जिस तरीके की आप अभी इस वक्त उनके साथ पैर घसीट रहे हैं। और सब ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि हम उन लोगों से ये तवक्को कर रहे हैं कि 2.5-3 महीने में सारा जितना भी मलबा है उसको समेट भी लेंगे, रिकग्नाइज भी हो जाएंगे, इंक्लूसिव गवर्नमेंट भी बना लेंगे। इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने में कितना वक्त करता है, वो बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे अपने वक्त में, लेकिन लोगों के कहने से, प्रेशर में तो कभी अफगान काम नहीं करता ना। वो तो जब उन्होंने करना भी होगा तो अपने तरीके से करेंगे। तो आप लोगों ने शुरू से ही, पहले दिन से ही 15-16 अगस्त या उसके फौरन बाद शुरू कर दिया कि जी अभी वो फलाना काम भी होना चाहिए, फलाना काम भी होना चाहिए, जो 20 साल नहीं हुआ, जो उनके मिजाज के मुताबिक बड़ा मुश्किल होता है। इनकी इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने इतनी आसान काम तो नहीं होते, लेकिन ये बात भी ठीक नहीं है कि उनके पास अगर ये सपोर्ट ना होती नॉन पश्तून्स की, तो इतनी जल्दी वो नॉर्थ में जिस तरीके से वो उन्होंने जगह हासिल की, पता की, वो नहीं हो सकता था। लोगों की सपोर्ट ज़रूर है, उनको लोगों की इंक्लूसिव करने के लिए भी वो चीज़ चाहिए कि अपने अंदर रैंक्स में देखें कि कितने लोग हैं जो इससे कितना राज़ी होंगे। तो मुश्किल काम है। मैं ये मानता हूँ जनरल शर्मा साहब से कि सबसे बड़ी बात यही है कि सारे काम छोड़ के ह्यूमैनिटेरियन एड का अगर इतना ज़्यादा मसला है तो दीजिए आप। इतनी शर्तें मत लगाइए कि जी पहले आप ये करेंगे तो फिर हम करेंगे। लोगों ने अगर खाना वाना खाना है, उनको मेडिकल एड चाहिए, तो अगर आप उन पर ये शराइत रखेंगे तो लोगों की नीयत तो समझ आ जाती है ना। अमेरिका जब नहीं देता उनको वो पैसे, तो अमेरिका का तो मुझे तो बड़ा क्लियर है कि वो क्यों नहीं देता। उन्होंने पहले भी कई तरफ ऐसे काम किए हुए हैं, लोगों के पैसे खाए हुए हैं, और अभी तो उनको इस बारे में इतना ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि जो उनके साथ वहाँ पर हशर हुआ है कि उसके बाद हर काम करेंगे, हर वो काम करेंगे जिससे अफगानिस्तान के इस वक्त के जो लोग हैं, इनके वक्त की हुकूमत है, उनको तकलीफ पहुंची। अगले दिन को रेजोल्यूशन लेकर बैठे हैं कि जी वो रेयर अर्थ वाली जो चीज़ है उसके ऊपर भी कुछ सैंक्शन लगानी है। ये काम ये वो करेंगे। संभालना इसको सबसे पहला, और यहाँ मैं मानता हूँ जनरल शर्मा साहब के साथ कि ये काम जो होगा ये अफगान के तालिबान का और पाकिस्तान और इस तरह के मुल्कों का जो होगा, जो बिल्कुल उनके कहना चाहिए ना इमीडिएट नेबर्स हैं, उन्होंने करना। लेकिन इस सारे काम के लिए बहुत देर चाहिए, इनको इतनी जल्दी नहीं हो सकता। जितना लोग शुरू से ही मैं देख रहा हूँ कि पहले दिन से शोर मचा दिया कि ये भी करेंगे तो वो भी करेंगे। जी नहीं, अफगान पेस है। अगर आपको अफगान पेस का नहीं पता, ये वो लोग हैं जिन्होंने
सालों डिकेड्स के लिए भी इंतजार कर सकते हैं। इनकी जो चीजें ये होती हैं वो बड़े आराम से और डिलिबरेट तरीके से चलती हैं। इस तरीके से नहीं होती जैसे आप बाज़ दफ़ा लोगों को देखते हैं कि आज एक स्टेटमेंट दी तो कल एक और बात कर दी, और उसका मतलब है कि होना कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ आप अपनी बयानात से इंप्रेशन देना चाहते हैं कि जी हम ये करेंगे। मैं जी। कुछ कहना चाहता हूँ इसमें अरविंद। श्योर। जिस स्पिरिट के साथ जनरल दुरानी साहब ये बात करते हैं, मैं उसको एडमायर करता हूँ, लेकिन मैं कुछ इसका एक रियलिटी चेक करना चाहता हूँ कि अगर जिस वक्त तालिबान, उनको ये पता था और ये कुछ महीनों की बात थी कि वो पावर जो है उसको टेक ओवर करेंगे जिसके, तो क्या उस वक्त वो इतना नजदीक थे पाकिस्तान के, बिल्कुल हर जो भी जिस जगह पे भी वहाँ डिस्कशंस हुई, जो भी नेगोशिएशंस हुए, पाकिस्तान उनके शाना बशाना खड़ा था, तो क्या वो एक स्टेट को रन करने की एक रोड मैप नहीं बना सकते थे? ये थोड़ी कि आप पावर कैप्चर करके उसके बाद अब आप सोचो हमने ये करना है। एक उनका रोड मैप उनके साथ होना चाहिए था। अगर वहां पे फैज साहब गए, वहां पे उन्होंने उनका एक नेगोशिएशन करवाया, तो इस वक्त पाकिस्तान को तालिबान के साथ मिलके एक रोड मैप वर्ल्ड को देना चाहिए कि भाई दिस इज आवर रोड मैप। वो रोड मैप किधर है? कुछ तो एश्योरेंसेस इंटरनेशनल कम्युनिटी को दें कि ये रोड मैप हमारा, हम इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये चीज हासिल करेंगे। लेकिन वो सारी वहां पे वेक है और कोई ऐसा कोई है ही नहीं। दूसरी चीज, जहां तक इंडिया है, इंडिया ने बहुत कुछ किया अफगानिस्तान के लोगों के लिए, और वो नहीं कि हम वहां कोई जीरो सम गेम करना चाहते थे। हमने $3 बिलियन लगाए, 116 प्रोजेक्ट्स पे 31 प्रोविंसेस पे काम किया। अब हमारी वहां कोई डिप्लोमेटिक प्रेजेंस भी नहीं, और हम बोल रहे हैं कि यूएन को सामने आना चाहिए, हम यूएन के थ्रू वो एड देंगे। हम डायरेक्ट वो एड जाके अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में तो नहीं दे सकते, कोई वर्ल्ड कम्युनिटी भी नहीं दे रही, पाकिस्तान भी नहीं कर रहा। अगर पाकिस्तान को इतनी कंफर्ट जोन है तालिबान के साथ, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रही? आप मुझे इस चीज को बताएं, चाइना क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रही, रशिया क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा, ईरान, तुर्की, इवन कतार क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा? वर्ल्ड के तालिबान को लेके कुछ खदशात हैं, उन खदशात को एड्रेस करना पड़ेगा, तभी आगे जाके हल निकलेगा। ये बहुत चलें ज्यादा हम करते हैं कि पाकिस्तान का बहुत इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस उतना नहीं है। दूसरी बात ये कि जो तालिबान है उनके लिए ये जो उनसे फैक्टर्स है ना, इंटरनेशनल रिकग्निशन और फलाना, वो कम जरूरी है। उन्होंने, उनका एटीट्यूड ये है कि हमने अपना काम ठीक करना है, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी आएगी तो देखी जाएगी। अभी तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि किसने देना है क्या। पाकिस्तान और चीन ने तो फौरन पहुंचा दी जो चीजें अपनी हैं। रिकग्निशन का सवाल पर मैं भी कुछ थोड़ा सा सोचता हूं कि वजह क्या है कि क्यों नहीं हो रही। मेरा तो अपना मशवरा तो ये है कि हिंदुस्तान वाले अगर एक दफा कह दें कि हम रिकग्नाइज करते हैं, तो वो एक नंबर ले जाएंगे दूसरों के ऊपर, फिर दूसरे भागेंगे पीछे के जी वो कर गए हैं, वो कर चुके हैं, अभी हम पीछे रह गए हैं। तो ये एक मौका है जो कि ना, मैं सिविलियन या कोटिलियन तो नहीं सोच रहा इस वक्त, डिप्लोमेसी और एक स्ट्रेटेजी के अंदर यही लगता है कि सबसे पहली रिकग्निशन अगर आ जाए हिंदुस्तान से, तो यहाँ पर बाकी जो लोग हैं पाकिस्तान और चीन जैसे, इनको काफी फिर होगा कि ओहो ये तो नंबर ले गए हम पर। चलिए, वो बात पाकिस्तान के ऊपर ही उतनी ही सादिक है जी, कि पाकिस्तान एक दोस्त के नाते, और जिस तरह के ताल्लुकात आपके रहे हैं, दुनिया को पहले आपसे तवक्कुआत है, माजी में भी आप ही ने सबसे पहले इनको लेजिटिमेसी दी थी। चाइना ने भी जो एड दी है इस वक्त तालिबान को, उसमें $1 मिलियन वो कैश दे रहे हैं, बाकी $5 मिलियन की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी जा रही है। तो इससे ये पता चलता है कि आलमी बिरादरी को कहीं ना कहीं पे उनके कंसर्न्स हैं, उनके खदशात हैं। मैं जनरल दुरानी साहब, आपसे ये जानना चाहता हूँ, इमरान खान साहब ने तालिबान की आमद पर कहा कि अफगान लोगों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। तो आज जब बड़े जो अमेरिकी अखबारों में ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भी पाकिस्तान की हुकूमत और अमेरिकन के दरमियान एक पॉसिबिलिटी है डील होने की एयर बेसिस को लेकर, तो आप इस पूरी खबर को किस तरह से देखते हैं? क्या ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में होगा उनको एयर बेसिस देना या नहीं देना? और खासतौर से इस वक्त पाकिस्तान को जिस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस
का मसला दरपेश है, ऐसे में कितना आसान है कि वो एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं? हाँ, ये बड़े अच्छे सवाल हैं और वाक़ई मुझे यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा अपने जो सी हुकूमत है, उसके फ़ैसले की तायद करूँ। इमरान खान साहब की 1-2 बातें तो ठीक थी कि वाक़ई जो तालिबान ने वो जो थी ना ग़ुलामी की ज़ंजीरें तो वाक़ई तोड़ी, इसमें तो कोई नहीं है। जहाँ तक बेसिस देने का तल्लुक है, उसके ऊपर भी उन्होंने जब कहा दिया, पता नहीं इस तरह की बात करनी चाहिए एब्सोल्युटली नॉट वाली या नहीं, लेकिन ये तो हकीकत है कि बेस हम दे नहीं सकते अंडर द सर्कमस्टांसेस। और वो बात करते रहेंगे कि जी हमने लेनी है, लेनी है, लेकिन बेस हमारे लिए मुमकिन नहीं है उसको देने के लिए। और इस तरीके की जो सी है हरकतें तो ज़रूर होंगी, इस तरह की मूवमेंट्स भी ज़रूर होगी, लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि हमारी अपनी सिचुएशन, वहाँ पर मुझे तो सख्त इख्तलाफ है अपनी हुकूमत के साथ कि इन्होंने अपने आप को क्यों इतना ज़्यादा गिरवी रख दिया है IMF के पास, तो FATF के पास। एक दफ़ा आप कहें इतना अपना अगर इस मुल्क में जान हो कि जी आप अपना IMF ले जाइए, FATF भी ले जाइए, हम खुद काम कर लेंगे। करके देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्क को इस तरीके से ट्रीट करना, हमें खुद शर्म आती है कि किस तरीके से हो रही है। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ी कमजोरी है हमारी, जी, वरना जहाँ तक दाव की तल्लक है, मैं सर कहता हूँ कि ये आखिर एक गवर्नमेंट बात लेकर चल पड़ते हैं। 20 साल रहा हमारे ऊपर दबाव कि आपने तालिबान की नहीं मदद करनी, और हमने तालिबान के साथ रिश्ता और वो जो साथ तल्लुकात नहीं तोड़े, क्योंकि हम जानते थे कि एक दिन इन लोगों ने वहाँ पर बनना है, ये हमारे हमसाए भी हैं और हमारे खिलाफ भी नहीं है। तो वो जो प्रेशर हमने बर्दाश्त किया वो तो अपनी जगह, और मैं उसकी तो ज़रूर तारीफ करूँगा। लेकिन आजकल जो इस तरह के हम कमज़ोरी दिखा देते हैं ना, ये जो मैंने बताया 1-2 इकोनॉमिक फ्रंट वाली, इसके ऊपर है मसला मुझे। जी, बहुत खूब। जनरल शर्मा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के इस वक़्त क्या हालात हैं? ये जो रिपोर्ट्स आई हैं पिछले कुछ हफ्तों में, ये कोई प्रॉमिसिंग तो नहीं लगती हैं। हमारी हुकूमत की तरफ से जितने भी बयानात आए हैं कि सब कुछ ठीक है, कश्मीर के हालात नॉर्मल हो रहे हैं धीरे-धीरे। फिर ये जो रीसेंट सिविलियन किलिंग्स हुई हैं, उसने काफ़ी हद तक हुकूमत हिंदुस्तान को और तमाम लोगों को बैकफुट पे ला खड़ा कर दिया है। आप पूरी असेसमेंट इस चीज़ की जो है वो किस तरह की है आपकी? व्हाट डू यू मेक आउट? क्या क्या एक्चुअल में इस वक़्त हालात हैं कश्मीर के? देखिए, मैं उस स्टेट से बिलोंग करता हूँ और आप अगर एक एपिसोडिक इंसिडेंट्स हो जाते हैं एक स्टेट के अंदर या एक रीजन के अंदर, उससे आप पूरा डिटेल्ड लॉन्ग टर्म एनालिसिस उसका नहीं ले सकते। आफ्टर ऑल वहाँ पे 70 ईयर्स से एक प्रॉब्लम चल रही है, तो आप सोचें कि अभी ये 29 लोग की किलिंग हो गई जिसमें 21 तकरीबन मुस्लिम्स थे, तो उसको लेके हम कोई ऐसी अर्थ शेकिंग असेसमेंट उसके ऊपर दें। आई डोंट लुक एट दिस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मैनर। मैं 3-4 चीजें जो आपके सामने रखता हूं, और वो है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के हवाले से। पहले जो आर्टिकल 370 है वो डन एंड डस्टेड है। उसमें कल को कोई भी गवर्नमेंट इंडिया के अंदर आए, कांग्रेस की गवर्नमेंट आए या कोalition की गवर्नमेंट आए, तो उसको वो अंडू नहीं कर सकते। ठीक है, वो गवर्नमेंट बन ही नहीं पाएगी। अब हम इस दायरे में हमें आगे लेके चलना। अब ये जो इस वक्त प्रॉब्लम जो है, ये किलिंग जो इस वक्त हुई है, इस वक्त एक फियर साइकोसिस जनरेट करना है कि जो वहाँ नॉर्मलाइजेशन की तरफ अगर हालात बन रहे हैं, तो आप दोबारा से जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको अटैक कर दो ताकि लोग वहाँ से भाग जाएं। जैसे नियरली 400,000 पीपल जो रेस्ट ऑफ इंडिया से, जिसमें हिंदू मुसलमान भी हैं, वो पूरा इकोनॉमिक इकोसिस्टम उन्होंने कश्मीर का संभाला हुआ है। ठीक है, तो उनका एक्सोडस करवा दिया आपने, थोड़ा फियर साइकोसिस करवा दिया। सो ये एक साइकिल है और इसमें उतार चढ़ाव चलते रहेंगे इस साइकिल के अंदर। जहां तक कैजुअलिटी का रेट है, आप देखें कि पाकिस्तान की आप न्यूज पढ़ें, जितनी कैजुअलिटी आपकी केपी एरिया के अंदर रोजमर्रा हो रही है, उतनी इंडिया के कश्मीर के अंदर नहीं हो रही। एवरी डे देयर आर बॉडी बैग्स, देयर आर मार्टियर्स, देयर आर पीपल हु गॉट किल्ड, who are coming back.
बलूचिस्तान में भी यही हो रहा है। तो यही हाल कश्मीर का है। लेकिन कश्मीर में अब क्या है कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने किए हैं, अब कोरोना जो खत्म हो गया उससे कुछ जमीन के ऊपर नतीजे आने शुरू हो गए। क्या वो लोगों की अंदर पर्टिकुलरली कश्मीर वैली में जो एलिनेशन है उसको एड्रेस कर पाएगा? मेरे नजरिए से उसके लिए एक बहुत डिटेल्ड नॉन काइनेटिक नैरेटिव की जरूरत है। काइनेटिक नैरेटिव तो चल रहा है, उससे आप ये नॉन काइनेटिक नैरेटिव जिसमें जो एक सस्टेन्ड एंगेजमेंट है लोगों के साथ और एक पॉलिटिकल रीबूटिंग जो है करने की जरूरत है, और एटलीस्ट एक रोड मैप देने की जरूरत है कि स्टेटहुड कब रिस्टोर होगा डिलिमिटेशन के बाद। उसके अंदर अगर कुछ क्लैरिटी आए और साथ में फिर अगर हमारे हालात पाकिस्तान के साथ भी बेहतर हो जाएं, जैसे सीज फायर इस वक्त होल्ड किया हुआ है और बातचीत का मसला फिर से शुरू हो, तो हो सकता है इस पूरे रीजन के अंदर दोबारा से स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन इट विल नॉट बी अ ड्रामेटिक इफेक्ट। वी हैव टू हैव एन इंक्रीमेंटल अप्रोच टू द होल पीस प्रोसेस। रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। कितना प्रॉमिसिंग था उनका ये दौरा कश्मीरी अवाम के लिए? देखिए, आप तो ये बहुत मुश्किल सवाल आपने मुझसे पूछ लिया कि कश्मीरी अवाम के लिए इसका क्या असर था। मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा नहीं कहना चाहता। देर आर ऑप्टिक्स, देर आर ऑफ अ दौरा, अ पॉलिटिकल दौरा, वो हर कंट्री में है। इसके पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं। जो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त एक मिसट्रस्ट है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप बोलती है और जो जमीन के ऊपर लोग उसको समझते हैं, उस मिसट्रस्ट को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। एक दूसरी चीज जो है, अगर उन्होंने ये एक रोड मैप बना दिया कि हम डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद स्टेट को रिस्टोर करेंगे और इलेक्शन करेंगे, आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। लेकिन पिछले 2 साल में ये उनका पहला दौरा है और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि एक कंट्री का होम मिनिस्टर उस जगह जाके उन लोगों के साथ बातचीत कर रहा है। मेरे ख्याल में इस किस्म के दौरे और आने चाहिए और एक सस्टेन्ड एंगेजमेंट की जरूरत है। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि अब प्राइम मिनिस्टर जाके वहां दूसरा दौरा कर लें। लेट हिम मेक सर्टेन बोल्ड स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड देन लेट हिम वॉक द टॉक। तब लोग जाके उसको समझेंगे कि ये आगे कुछ टेंजिबल डेवलपमेंट्स होने वाली है। ओके, थैंक यू। मैं जनरल दुरानी साहब आपकी तरफ आता हूं। सर, पाकिस्तान में इन दिनों इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन बेहद खराब होती नजर आ रही है। ये फाउल है। आपने कश्मीर की बात सिर्फ जनरल साहब शर्मा साहब से सुनी, मेरे मुतल्लिक मेरे से आप कश्मीर की बात नहीं कर रहे। वजह जी, क्या? अच्छा, मुझे लगा कि ओके, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। आप खुलकर बात करें अपनी कश्मीर पे, प्लीज। हाँ, मैं यही कहता हूँ कि आपको अगर ऐसे मौके पर इस इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर मुझसे बात करनी याद नहीं रही तो मुझे तो समझ आ जाती है क्या वजह है। अभी मैंने इसीलिए आपको नहीं, मुझे लगा कि मैं पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन पे आपसे पूछूंगा और वो डोमेन जनरल शर्मा की नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि वक्त थोड़ा ऑडियंस का भी बचेगा, इसलिए कश्मीर के मतलब बात कीजिए, बहाने मत बनाइए, ठीक है। जहां तक जनरल शर्मा साहब ने बात की कि जी एक एपिसोड पर, एक वाक़ये पर नहीं बनाना चाहिए, वो तो मैं मानता हूँ। जब उन्होंने कहा कि हमें वक्त लगेगा, मैं ये भी मानता हूँ। एक तरफ तो आप चाहते हैं कि अफगानिस्तान जैसे मुल्क में 20 साल के बाद, सारे टर्मोइल के बाद एक झटके से ठीक हो जाए, लेकिन कश्मीर के मुतालिक जब आप कहेंगे इसको आहिस्ता आहिस्ता करना है तो मुझे ये भी मंजूर है। मैं ये कहता हूँ कि 70 साल से अगर आप लोग लगे हुए हैं कश्मीरियों के हार्ट्स एंड माइंड्स के लिए, और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, काइनेटिक तरीका मत इस्तेमाल करें, तो आपने सिर्फ काइनेटिक तरीके इख्तियार किए। आपने हार्ट्स एंड माइंड का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो नहीं जीते। वो आपके अपने लोग कह चुके हैं, बहुत सारे लोग, सेना जैसे लोग कह रहे हैं, पुराने फॉरेन मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा 20 साल पहले कहा कि जी कश्मीरियों के दिल तो हम हार चुके हैं, सिर्फ टेरिटरी रख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सी थी मस्कुलर पॉलिसी हमने इख्तियार की और उसके मस्कुलर पॉलिसी के तहत ब्रेन तो नहीं इस्तेमाल होता। तो ये काम जब आपने किया और उसके बाद आज तक उन लोगों को आप नहीं कर सके,
370 सही है या गलत है, 370 के ऊपर रिएक्शन देखिए क्या था उस वक्त। आपने सारा कितने महीने बंद रखा उनको, ताकि उनको ना फ्री एक्सप्रेशन हो, ना फ्री मूवमेंट हो। ये तो हालत है। आप लोगों ने जो कश्मीर को 60-70 साल से किस तरीके से यरगमाल बनाया हुआ है, उनकी मर्जी पर आप नहीं चलना चाहते, और अभी कहते हैं कि जी हमें ये करना होगा, हमें वो करना होगा। आप नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि आपको उसके अंदर, कश्मीर के अंदर बातचीत से और या करने से बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। इस वक्त ये नहीं है कि मिशन सिंधल ने कह दिया या कुछ और लोगों ने कह दिया कि कश्मीरियों के साथ आपके क्या तल्लकात हैं, बल्कि ग्राउंड की सिचुएशन ये है। ये जो इतना बड़ा जश्न हो गया था क्रिकेट मैच के ऊपर श्रीनगर के अंदर, जो नारे लग रहे थे, इससे भी अंदाजा हो जाता है ना कि कहाँ पर है कश्मीरियों के दिल, कहाँ पर है। लेकिन आप सिर्फ उसको अगर कंट्रोल कर सकते हैं इस वक्त कुछ अरसे के लिए, तो वो सिर्फ है। उन्होंने भी कह दिया था मिशन सेना ने कि जी हमारी फौज है वहां पर, वो हम उनको दबा कर रखेंगे। ये है जी आपकी सिचुएशन वहां पर कश्मीर के मतलब। आगे पूछिए, कुछ पूछना है कश्मीर के बारे में। नहीं, जी। एक मिनट अरविंद, आप अरविंद प्लीज कहना है। जनरल शर्मा आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं तो प्लीज। देखें, जहां तक मेरा सोचने का ताल्लुक है, मैं असद दुरानी साहब से इस किस्म का रिएक्शन जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करता। ही इज अ स्टेट्समैन, ठीक है। हमें एक लॉन्ग टर्म व्यू लेना है एक प्रॉब्लम का, और उसके जब तक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को हम नहीं समझेंगे, हम कभी भी एक उसका डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे। इस सारी प्रॉब्लम को मैं ये नहीं बोलता कि इंडिया ने वहां पे कुछ मिस्टेक्स नहीं की होंगी, बट आई मीन टू वॉश हैंड्स ऑफ पाकिस्तान टोटली ऑफ द प्रॉब्लम, ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आप जब से कश्मीर की प्रॉब्लम शुरू हुई, जब ट्राइबल रेड्स हुए, तब से लेके आज तक क्या मतलब वहां के पाकिस्तान का कोई रोल नहीं रहा। मैं तो खुद लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक बटालियन कमांडर रह चुका हूं, एक इन्फेंट्री बटालियन का, और कितनी इन्फिल्ट्रेशन वहां पार से आती थी, कितने लोग हुए। पूरी दुनिया ये बोल रही कि वहां से इन्फिल्ट्रेशन आई, इतने लोग हुए, ये वो। तो पाकिस्तान ने क्या जिम्मेवारी ली पूरी प्रॉब्लम की? एक जो कश्मीर के अंदर हो रहा है वो एक कॉन्सिक्वेंस है कि जो वहां पे ट्रांस बॉर्डर जो उसका एक साइकिल जब शुरू हो जाता है, उस साइकिल के अंदर हमेशा जो है वो लोग मरते हैं, जो एक वायलेंस का साइकिल हुआ। लेकिन वो वायलेंस का साइकिल शुरू कहां से हुआ है? पाकिस्तान की तरफ से साइकिल 1947-48 से और आज तक चलता रहा है। इसके बाद जो है कश्मीर ने 53 से लेके 75 तक भी वहां पे पीस एंड स्टेबिलिटी देखी। मैं उस स्टेट का बाशिंदा हूं। 1988 के बाद जब मफ वाला इशू हुआ, उसके बाद एक नया साइकिल शुरू हुआ। अगर हम इसी ब्लेम गेम के अंदर चले रहे तो हमारे रिलेशंस कभी इंप्रूव नहीं हो सकते। अगर जब तक ये हम बात ठीक है, हमारे वाकई इंप्रूव नहीं हो सकते। लंबी बात करने की जरूरत क्या है? मैं मानता हूँ, और ये आज ही नहीं, लेकिन वो जो किताब लिखी थी दुलत साहब के साथ मिलकर, उसमें भी लिखा था कि कोई मुझे चांस नजर नहीं आता, क्योंकि स्टेक इतने बड़े हैं। अब तकरीर में चले जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बात करेंगे, लेकिन स्टेक्स इतने ज्यादा हैं कि जो काम चाहिए हमें कश्मीर को रिजॉल्व करने का, वो हमने नहीं करना। और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की तरफ से स्टेटस को डिफेंड करना, मैंने उसमें किताब में भी अपने बयान में कहा कि बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि स्टेटस कोई में हिंदुस्तान की बचत हो सकती है। अगर उन्होंने कोशिश की इसको करने की, इसको बातचीत करने के बाद समझाने की और उसको सुलझाने की, तो उसमें हिंदुस्तान के लिए नुकसान इसलिए होगा कि जाहिर है कि वहाँ पर वो जो लोग हैं उनका दिल तो आपके साथ नहीं है। ये तो मैं भी कह चुका हूँ, कई और लोग कह चुके हुए हैं। अब तवक्को आप मुझसे नहीं करते इस तरह की बात करने के लिए, ये तो आपकी अपनी अपनी स्वाबदीद है। लेकिन ये जो नुक्ता नज़र है मेरा, ये आज का नहीं है ना, 370 के बाद बना हुआ है, तो बहुत पुराना नज़र आ गया था कि हर कीमत पर हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी कि जो बायलैटरल रिलेशंस है उसके अंदर कोई मूवमेंट ना आए, बेहतरी भी ना आए, क्योंकि अगर बेहतरी आएगी तो उसमें भी कश्मीरियों को ज़्यादा मिलेगी, इंकरेजमेंट मिलेगी, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पाकिस्तान का क्लाउड वहाँ ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए
वो तो आपने नहीं करना, यहाँ रखना है आपने उसको। ये आज नहीं कह रहा हूँ, ना आपके साथ प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मैंने कहा तो मैंने तो उस किताब में बड़े अपने वाज़े तौर पर कह दिया ऐसे होगा, लेकिन अगर कुछ करना है और वहाँ पर फिर मुझे एक और चीज़ कोट करनी पड़ेगी कि कैसे बेहतर करना है। और जब मैंने उस किताब के अंदर फार्मूला दिया कि वे एड में क्या करना है, तो शिव शंकर मैनन साहब भी तो उस किताब की डिस्कशन पर बैठे हुए थे, उन्होंने भी कह दिया कि अगर तो अमन चाहिए तो आप जनरल दुरानी साहब का फार्मूला जो सा है वो ले लीजिए। वो करेंगे तो नहीं ना, क्योंकि मैंने बताया कि वजह क्या है, लेकिन अगर करना ही है तो वो एक तरीका है जिसमें कोई जरूरत नहीं है, कोई आपसे कोई खैरात या भीख नहीं मांग रहे, सिर्फ एक जो स्ट्रेटेजिकली जो समझ आ जाती है कि कौन सा रास्ता ठीक है उसको इख्तियार करते हैं, बैक चैनल करते हैं, कोशिश करते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं है, ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए जितना करना वो है, जहां पर एक स्टेज आ जाती है जहां समझ आ जाए कि क्या स्टेक है, कितना रिस्क है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे हो सकता है छोटी छोटी चीजों से। सर एक बार, सॉरी टू इंटरप्ट, वो फॉर्मूला क्या है, जरा एक बार फिर से आप ऑडियंस को प्लीज बताएं। थोड़ा साहब कह चुके हुए इसके बारे में जो उस वक्त गवर्नर थे कि ये बात ठीक है, चलिए पानी के ऊपर ही कोऑपरेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन वहां पर भी जिसको कहते हैं ना डेफनिंग साइलेंस आपकी तरफ। हाँ जी, अभी बोलिए। जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जिस फॉर्मूले की आप बात कर रहे हैं, एक मिनट अरविंद, प्लीज परमिट मी टू से समथिंग। पानी के ऊपर क्या बात करनी है? 82% ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी का वाटर जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, और जो बाकी जो रिवर जो हैं जिनका पानी इंडिया यूज कर सकता, उसका पानी भी पाकिस्तान के अंदर जा रहा है। तो व्हाट इज दिस वाटर इशू? आई हैव नॉट रियलाइज्ड। इंडस वाटर जैसी, जस्ट अ मिनट प्लीज, इंडस वाटर से ज्यादा लिबरल ट्रीटी तो कोई लिबरल ट्रीटी है ही नहीं कि 82% पानी आपकी तरफ आ रहा है। तो मुझे नहीं, these are all I think self created problems. सेकंड इशू मैं दुरानी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आप एक दानेश्वर हैं। आप पहले पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनको कश्मीर के हवाले से या इंडिया के हवाले से एक पेज के ऊपर ले आए। आप जो है मनमोहन सिंह का फॉर्मूला देखें, पीछे वहां तक हम पहुंच गए थे या नहीं पहुंच गए थे। उसके बाद सामने वाजपेयी साहब जो है वो बस राइड लेके वो लाहौर चले आए, वो भी हुआ था या नहीं हुआ था। कारगिल में क्या हुआ। तीसरी चीज जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो रायविंड में पहुंच गए अफगानिस्तान के बाद। उसके बाद क्या हुआ, सिक्योरिटी को लेके या जो टेररिस्ट अटैक्स को लेके, जब तक ये दो चीजें रिकंसाइल होंगी, पूरी एक्सपेक्टेशंस इंडिया से रखना, आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली बीइंग अनरियलिस्टिक। ये देखिए बात फिर वही आ जाती है कि हम गिनना शुरू कर देते हैं क्या हुआ क्या हुआ। मैं तो इसीलिए कह रहा था कि आगे बढ़ने के लिए वोड़ा साहब का जब मैंने जिक्र किया तो उसका दो शख्स थे, उधर से वो इधर से मैं, कि जॉइंट हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाइए ताकि थोड़ा सा स्टेक कॉमन हो जाए। इंडस वाटर ट्रीटी तो ठीक है, उसको अगर किसी ने जो धमकी देते हैं कि जी हम इसको खत्म कर दें, वो तो इंडिया की तरफ से धमकी आती है, हमारी तरफ से कभी नहीं आई। लेकिन वो बातों में मत पड़िए। आपने अगर आगे की बात करनी है तो वो एक दो चीजें देखिए कि कहाँ से शुरू कर सकते हैं। आखिर जब मुशर्रफ के 4 पॉइंट फार्मूले थे, जब वो ये ऑफर करता होता था, इंडिया की तरफ से उसका जवाब तो नहीं मिला। कहते हैं कि जी होने वाला था, कोई जवाब नहीं मिला। 4 पॉइंट थे, उसके मतलब कश्मीरियों के लिए भी वो उन्होंने कहा कि हमारे लिए अच्छे हैं, हिंदुस्तान की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उसके अंदर अभी इसलिए मैं कहता हूँ कि मत जाइए, वरना दोनों तरफ की लिस्टें बहुत लंबी है। आगे जाने के लिए अगर फार्मूला चाहिए आपको, आप एक दो चीजों पर शुरू कर सकते हैं जहां पर किसी को कोई तकलीफ नहीं। जॉइंट हाइड्रो प्रोजेक्ट एक है, और दूसरा मैं कहा करता था कि भाई ये मौका बड़ा अच्छा है, हम दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान में इकट्ठे काम कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं। वहां पर भी नहीं हुआ। लेकिन ये है आगे जाने के लिए रास्ता। दानेश्वरी की बात छोड़ दीजिए, दानेश्वर कहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन जहां तक प्रैक्टिकल सिचुएशन देखते हुए कोई रास्ता बनाना होता है तो उसमें बिल्कुल यही हमें अकल सिखाई गई है। आप एक दो छोटी सी चीजों पर बिल्डअप करें, बैक चैनल रखिए ताकि चीजें खराब ना हो, और आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करें, उसके ऊपर सस्टेन करें। ये नहीं कि आज वाजपेयी है तो कल
मोदी साहब आ गए। हाँ, अच्छा जी। सर इसमें सवाल ये है कि जब इसी साल इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में इमरान खान साहब और जनरल बाजवा ने खिताब किया, उन्होंने जिस तरह की स्पीचेस की, हमें भी बहुत कॉन्फिडेंस मिला उससे। और फिर आगे बात चली तो ट्रेड के ऊपर भी बात आई, इंडिया भी रेडी हुआ। और इमरान खान साहब ने जो जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के हेड के तौर पे एक समरी थी, इंडिया से ट्रेड जो 2-3 आइटम मंगवाना वो चाह रहे थे, उसके ऊपर साइन कर दिया। बाद में कैबिनेट के कुछ मेंबर्स के दबाव डालने पर उन्होंने उसको वापस ले लिया। तो फिर भरोसा हो आपस में, एक दूसरे पर एतमाद हो, तो कैसे बिल्ड हो? ये क्या, पिछले प्रोग्राम में आपके साथ अरविंद ये बात हो चुकी हुई है कि जी। सिक्योरिटी डायलॉग पर जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो सियासी स्टेटमेंट होती है। काम क्या करना होता है और कैसे करना होता है वो तो बहुत मुख्तलिफ है ना। आप क्या तवक्को रखते हैं? एक मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसने वही स्टेटमेंट दे दी है, सैनिटाइज किस्म की स्टेटमेंट जो कि उससे तवक्को रखते हैं। लेकिन काम जो करने की बात आती है, जिस चीज़ से वाकई फ़र्क पड़ता है, वो वहाँ तो नहीं ना ये बता सकता। मुझे यहाँ बताने में इतनी तकलीफ हो रही है, इतना मुझे उसको डिटेल में जाना पड़ता है, वहाँ पर तो वो बात नहीं करेंगे। तो आप लोग स्टेटमेंट सुनकर तो अपनी ना उम्मीदें कायम रखें, ना उम्मीदें तोड़ें। जो ठीक है। ज़मीन के ऊपर चीज़ें होती हैं, जिस तरीके से चलती हैं, जो उसका असर होता है, वो और चीज़ है। वही ओके, उस अगर आप बेस करें तो शायद ये हम बातचीत कर सकें। ठीक है सर, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। मेरे ख्याल से काफी यहाँ पर बात हो गई है कश्मीर को लेके। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक का एक मार्च है जो इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। वो काफी महीनों से उनका एक डेडलॉक बना हुआ है, वो हर 2-4 महीने के अंदर फिर से बाहर आ जाते हैं। तो नामूसे रिसालत का ये जो मसला है, जो कि पाकिस्तान की हुकूमत भी अपने फोर फ्रंट ऑफ द कोर इश्यूज में रखती है, और इस बात को लेकर इमरान खान साहब ने नामूसे रिसालत का जो केस है वो पूरी आलमी बिरादरी के सामने रखा है, फिर वो चाहे यूनाइटेड नेशंस के फोरम पर हो या फिर किसी और फोरम पे, जहां कहीं भी वो बात होती है। अभी रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस उन्होंने करवाई। तो इस मुल्क में एक बात तो तय हो जानी चाहिए कि 97-98% मुस्लिम्स हैं, और हर कोई यहाँ पे इस इशू के ऊपर कम से कम हुकूमत के साथ खड़े हैं। हुकूमत तहरीक लब्बैक के साथ खड़ी है, हर कोई एक दूसरे के साथ खड़ा है। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शंस होनी नहीं चाहिए। फ्रांस के अंदर गुस्ताखाना कार्टून्स लगाए गए, इसमें भी कोई शक नहीं है। उनकी हुकूमत की तरफ से वो बैनर्स लगाए गए बिल्डिंग्स के ऊपर। उसके बाद जब कौम को वहां पे कानून दिए गए हैं खत्म नबूवत जैसे, नामूसे रिसालत के ऊपर, तो फिर वो इसे लेकर मार्च नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आपका क्या ख्याल है? अगर आपके फोर फ्रंट ऑफ द, आपके जो कोर इश्यूज हैं उनमें अगर महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी चीजें होती तो वो उनको लेकर बाहर निकलते। लेकिन जब मजहब ही फोर फ्रंट पे होगा तो इस तरह के मार्च तो होते रहेंगे। ये बात हुकूमत को समझ क्यों नहीं आती? और फिर एक इसी से जुड़ा एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि उन्होंने ऐसे ऐसे मुआहदे किए हैं। पहले उन्होंने कहा कि जी हमें 3-4 महीने का टाइम दें, अप्रैल तक निकाल देंगे फ्रांसीसी सफीर को, बायलैटरल ताल्लुकात भी खत्म कर देंगे, और जो ट्रेड है वो भी खत्म हो जाएगी उनके साथ। फिर 3-4 महीने बाद वो जब अप्रैल में वापस आए, फिर हुकूमत ने कहा कि हम जो हैं इस मसले को पार्लियामेंट में लेके जाएंगे और कौमी असेंबली में बिल पेश करेंगे। वो बिल भी हुकूमत को पेश करना चाहिए था। इमरान खान साहब बड़े चैंपियन बनते हैं इस कॉज के, लेकिन एक इंडिपेंडेंट रुकन से वो बिल वहां पे रखवाया गया, उसमें जान नहीं थी, और थोड़ी सी बहस के बाद वो मसला जो है ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन देखें टीएलपी आज फिर धरने पर है। पाकिस्तान की क्या इमेज जाती है इंटरनेशनली जब इस तरह के इश्यूज के ऊपर लोग सड़कों पर हों? तो प्लीज। इतनी लंबी बात की जरूरत तो नहीं थी। सीधा सवाल करें कि आजकल चूंकि ये टीएलपी का मसला है तो इसका है क्या और इसका हल क्या है। मैं आपको सीधा जवाब दे देता, ये मजहब के बारे में नहीं है। सियासत खेलते हैं लोग मजहब के साथ, और उसकी हैंडलिंग अगर अभी तक हमने ठीक नहीं की तो ये नतीजा निकले। उसकी वाकई हमें कई दफ़ा जहाँ पर जब अपीसमेंट पर आ जाते हैं, थोड़े अरसे के लिए तो टेक्निकली समझ आ जाती है, लेकिन आप जो बाकी का वक्त होता है उसमें अगर संभालेंगे नहीं तो ये चीज़ होगी। तो ये है, हमारी तरफ से सही हैंडल नहीं हुआ, खत्म। इसमें और क्या है देखने की बात? इसको एड्रेस कमजोरी है, कैसे किया जाना चाहिए था? कमजोर। अच्छा, हाँ, ये ठीक है। इस तरह का सवाल तो ठीक है मेरे लिए कि जब आपके पास एक चीज आती है तो आप देख लीजिए उसके अंदर कितनी रीजनेबल बात कोई है या नहीं है। और ये शुरू से नजर आ रहा था
सलमान तासीर की वो जो थी मर्डर के बाद से नजर आ रहा था कि ये चीज एक्सप्लॉइट हो रही है। ये उसको कहा जाता है ना, गुरबा कोश्तन रोजे अव्वल, पहले दिन आप इसको दबा सकते हैं, आहिस्ता सा फिर खराब होती जाती है। अपीसमेंट भी करेंगे और उसके बाद तवक्को करेंगे कि ये बाद में नहीं होगा, ये कभी नहीं होता। तो ये पूरी इस चीज की हैंडलिंग फ्रॉम डे वन ऑनवर्ड ठीक नहीं हुआ। इतनी सी बात है, ठीक आप है, इसको ज्यादा मैं नैरेटिव मत बनाइए बिल्कुल क्योंकि असेंबली में भी जाएंगे तो फलाना काम करेंगे। मैं तो इतना ज्यादा उसको फॉलो करता ही नहीं हूँ। सिंपल है कि मुझे पता है, नजर आता है कि एक चीज है, उसको संभालने के लिए क्या चीज चाहिए। अगर वहां पर उस वक्त सियासी समझौता कर देंगे और या किसी वजह से डर जाएंगे, फिर चलेगा। अरविंद मैं मेरा बिल्कुल छोटा सवाल, अरविंद मैं मेरा मिसाल इसलिए नहीं देता कि आप फिर उसको किसी और रंग में ना ले लीजिए। आखिर बिल्कुल नहीं लूंगा सर। मेरी कोशिश ये थी कि मैं पाकिस्तान के इंटरनल सवाल आपसे पूछूं, कश्मीर पर जनरल साहब से पूछूं, मगर क्योंकि क्यों आपने एक दूसरे की डोमेन में एंटर किया है तो माइट एज वेल। जनरल शर्मा कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप, ये ठीक नहीं है। आपने कहा कि कश्मीर का उनसे पूछे, पाकिस्तान का इंटरनल मुझसे पूछे, कश्मीर का मुझसे पूछिए, क्योंकि मेरा तो काम ही यही है कि मैं देखूं कश्मीर क्या है, अफगानिस्तान क्या है। इंटरनल पर तो बहुत कम लेता हूं, लेकिन अगर इंटरनल पर आ ही गए हैं और आपने ये सारी बातें मुझसे करनी है, तो मैंने कहा ना कि इस तरह की अपीसमेंट कई मुल्क करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर तो कमाल की अपीसमेंट हुई है आज तक, पिछले 60-70 साल में इतना ज्यादा उनको हुआ है कि आज वो लोग जो हैं, जो कि मजहबी जनूनी हैं, उन्होंने तो मुल्क पर कब्जा किया। सर आप क्या और हर रोज समझते हैं, एक सेकंड जनरल शर्मा आप प्लीज। आप इसको जब बात करेंगे ना मेरे साथ, इस तरह की बात करेंगे, तो आपको ये जवाब मिलेगा। आपको तवक्को हो या ना हो, मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप लोग एक खास एंगल लेके बात मत कीजिए। एक सही मैनों में न्यूट्रल डिस्कशन के लिए तो मैं तैयार होता हूँ। जी जी बिल्कुल सर, मेरी कोशिश है एक पॉजिटिव डिस्कशन होने की। मैंने शुरुआत में ये बात कही। मैं आपसे बिल्कुल घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, सीधा सीधा सवाल आपसे जानना चाहता हूं। ठीक है, इमरान खान साहब करें। पिछले 3 साल से कह रहे हैं कि हुकूमत और फौज एक ही पेज पर है। तो ये DGISI की अपॉइंटमेंट को लेकर जो एक माहौल बना, 20 दिन तक टेंशन रही, क्या वजह रही इसके पीछे? यह ठीक बात है। इस तरह का सवाल तो मेरे लिए बिल्कुल सही है, मुझे तो इसमें जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है। एक पेज की बात जब होती है तो इसका मतलब क्या है? आप चाहते हैं कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फौज है, जितनी भी ताकत हो, आप ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि क्या वो एक एक राइवल सेक्शन है जिसके साथ आपने समझौता करके एक पेज पर आए हैं? बेसिकली मसला शुरू ही वहां पर होता है कि अगर हमारी फौज की किसी न किसी वजह से एक एक खास एक स्टेटस बन गया है और उसके बाद आपने उसके साथ अगर समझौता करके चलाना है, तो फिर ये DGISI वाला मामला होगा। या तो आप उसको करें कि जी हम इस वक्त एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, फौज जो सी है हमारा एक मातहत अदारा है, प्रोविजन जो है उसके मुतालिक DGISI प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट करना होता है। हाँ, ये तो प्रोविजन है ना, मैं ही करूँगा। लेकिन आप कभी करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, एक पेज भी दिखाना चाहते हैं, वो कमजोरी अगर दिखाते रहेंगे, ये बिल्कुल इसको कनेक्ट हो जाता है TLP के साथ। आप कमजोरी दिखाते रहेंगे तो फिर एक स्टेज आएगी जब आपकी कन्फ्रंटेशन होगी, और ये पहली दफा नहीं है। DGISI के बारे में तो तीसरी चौथी दफा है कि हुकूमत और GHQ के दरमियान डिफरेंसेस थे। इस वक्त अगर आपने ये इंप्रेशन दे दिया कि जो वहां से आएगा हमने उसको मानना है, और मेरा ये जो सा है, जो अपना हमारा इनका मैंडेट है, इनको बताना है, अगर आपने उस वक्त नहीं किया, ये प्रेशर नहीं दिया, उसके बाद जब ये हो जाता है, आप उसके बाद शुरू करते हैं, तो ये गड़बड़ होगी। इसके अंदर मुझे इस बारे में, क्योंकि है एक लॉपसाइडेड, जिसको कहते हैं ना हाइब्रिड सिस्टम, जब होगा उसके अंदर ये मसाइल होंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश होगी कि अब प्रोग्राम का वक्त बहुत हो चला है, तो पार्टिंग कमेंट्स लेते हैं। जनरल शर्मा, लेट मी स्टार्ट विद यू प्लीज। आपके पार्टिंग कमेंट्स क्या हैं प्लीज? मैं यही कहना चाहता हूं कि जो सुलझे हुए लोग हैं दोनों साइड के, इंडिया और पाकिस्तान के, उनकी इस किस्म की बातचीत होनी चाहिए। और ये जो बातचीत है, हम अगर जो बैगेज है उसको अगर हम एक तरफ छोड़ के रखें,
और एक बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से और एक कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क से ये बातचीत करें, तो शायद 10 बातें करेंगे, उनमें 1-2 बात उभर के ऐसी आएगी जो डूएबल होगी। तो एटलीस्ट जो थिंकर लोग हैं उनको ये जो नैरेटिव्स हैं उससे हट के बात करनी चाहिए। और मैं आपसे यही इल्तिजा करूंगा कि आने वाले अपने प्रोग्राम्स में भी एक ऐसी फ्रेमवर्क पैदा करें जिसमें हम एक फ्यूचरिस्टिक, फॉरवर्ड लुकिंग, एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करें, एंड ना कि एक जो है तू मैं की बहस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनरल दुरानी साहब, आप क्या कहेंगे प्लीज, योर लास्ट कमेंट। बिल्कुल, ये मुझे इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि कंस्ट्रक्टिव बात करनी होती है, ना तू मैं उसमें चाहिए, ना ही उसके अंदर ज्यादा हिस्ट्री। सिर्फ वहां तक आप हिस्ट्री देखिए कि उसका असर क्या पड़ा, और उसका असर अगर हमने देखना है तो लोग जो उनसे सेंसिबल लोग हैं, तो बात कई किस्म के पीस डायलॉग हैं वो चलते रहते हैं। उन्होंने जो बात कही वो भी ठीक है, मैंने अपना उसका किताब का भी जिक्र कर दिया कि उसके बाद भी जो सी है वो आखिर जब ये लॉन्च हुई थी तो लोगों ने कहा कि ये ठीक बात है। लेकिन हम उस वक्त अपने आप को धोखा भी नहीं दे सकते कि क्या होगा अगर इस चीज के अंदर हमने अपने डिसीजन मेकर्स जो थे, जो हैं, अगर उनको हम वहां पर राजी नहीं कर सकते किसी तरीके से, तो हमारी जो सी है, हमारी ख्वाहिशात अपनी जगह धरी रह जाएंगी, काम वही होगा जो वो लोग करेंगे। उसको अगर आपने कोई और प्रोग्राम इसमें करना हो तो उसमें सबसे बड़ी चीज ये नहीं है कि जी आप वो विशफुल थिंकिंग करें, आपस में वो जो कहा जाता है ना कि ये तो पहला प्रिंसिपल है ना, बातचीत करें और अमन के मतलब बात करें, लेकिन वो कौन से तरीके हैं जिससे आप लोगों को, डिसीजन मेकर्स को और जनरली आवाम को उस तरफ ला सकते हैं जहां पर वो कहें कि इस मौके के ऊपर बातचीत भी होगी और उसके अंदर कॉम्प्रोमाइजेस भी होंगे, वरना तो फायदा नहीं ना होता बातचीत का। हमें ये देना पड़ेगा हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को ये देना पड़ेगा। ये अगर बात करने के लिए लोग तैयार हो गए तो फिर जरूर बुला लीजिए। जी, इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि हम आगे बात करें तो उसका एक फ्रेमवर्क तैयार हो, किस तरह से माजी को भुलाकर हम आगे की तरफ बढ़ें, हम फ्यूचर में देखें कि हम कौन से वो ऐसे इश्यूज हैं जिनको थोड़े वक्त के लिए अगर हम उनको साइडलाइन पे रख के, और क्या कौन से ऐसे कॉपरेशन के हम कोई नए नए ऐसे कोई ढूंढे अपॉर्चुनिटीज जिसमें हम आगे बढ़ सकें। यकीनन हम उस पर बात करेंगे। आज का प्रोग्राम थोड़ा तल्ख रहा, मेरे ख्याल से कभी कभार तल्ख बातें भी हो जानी चाहिए। उससे होता ये है कि आने वाले रास्ते में आपकी जितनी भी रुकावटें होती हैं वो बिल्कुल साफ हो जाती हैं। आपको इतना अंदाजा हो जाता है कि आपने मुस्तकबिल में कोई मुस्बत बात करनी है। आज आप दोनों ने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। थैंक यू, शुक्रिया।